निकिता और रेखाबेन का आए दिन का झगड़ा आम सास बहू के झगड़ों और कहासुनी से अलग नहीं था, लेकिन यह झगड़ा तब सीमाएं लांघ गया जब सास रेखाबेन ने गर्भवती बहू के गर्भ में ससुर का बच्चा होने का इल्जाम लगाया। जाहिर है कोई भी औरत ऐसा झूठा आरोप नहीं सह सकती। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। परिवार में सास बहू के झगड़े सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। ये विवाद कभी खत्म नहीं हुए और नहीं हो सकते हैं। सास बहू की लड़ाई को टीवी की महारानी एकता कपूर ने सीरियल के रूप में घर घर तक नए रूप में पहुंचाया। संपन्न परिवारों में सास और बहू एक दूसरे को मात देने के लिए कुटिल चालों का ताना बाना बुनती रहती थीं, जिसके चलते टीवी सीरियल की कहानियां लंबी खिंचती जाती थीं। अब इन सीरियलों का दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन वास्तविक जीवन में सास बहू के झगड़े जारी हैं। आज भी कोई इक्का दुक्का परिवार ही ऐसे होंगे जहां सास और बहू में आपस में प्रेम प्यार बना हुआ हो। आमतौर पर सास अपनी बहू पर मन मर्जी थोपना चाहती है और बहू आजादी चाहती है। विवाद यहीं से शुरू होता है। यह विवाद कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि या तो परिवार टूटने की नौबत आ जाती है या फिर अपराध की। कई बार ऐसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं जब सास ने अपनी बहू को मार डाला। कभी इसके उलट कहानी भी सामने आती है। यह कहानी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद शहर की है। अहमदाबाद के गोता इलाके में स्थित पॉश आवासीय सोसाइटी रॉयल होम्स में फर्स्ट फ्लोर पर बने फ्लैट में रामनिवास अग्रवाल का परिवार रहता है। उनका शहर में पत्थर टाइल्स का बड़ा कारोबार है। बेटा दीपक भी उनके साथ व्यापार में हाथ बटाता है। घर परिवार में मौज थी। केवल 4 सदस्यों के इस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुद रामनिवास अग्रवाल, उनकी पत्नी रेखाबेन, बेटा दीपक और बहू निकिता उर्फ नायरा। रामनिवास की उम्र कोई 55 साल है। उनकी पत्नी रेखा करीब 52 साल की थी। बेटा दीपक लगभग 30,032 साल का और बहू निकिता करीब 29 साल की। दीपक की शादी इसी साल 16 जनवरी को निकिता से हुई थी। निकिता राजस्थान के जिला अजमेर के ब्यावर निवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल की बेटी है। रामनिवास भी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका परिवार पहले पाली जिले में सुमेरपुर के पास जवाई बांध इलाके में रहता था। बाद में रामनिवास व्यापार के सिलसिले में अहमदाबाद चले गए। वहां उनका कारोबार अच्छा चल गया। रामनिवास भले ही गुजरात में बस गए थे, लेकिन राजस्थान की माटी से उनका मोह नहीं छूटा था। इसलिए बेटे दीपक के लिए जब राजस्थान के ब्यावर से निकिता का रिश्ता आया तो उन्होंने घर परिवार देखकर हामी भर दी। वैसे भी ब्यावर के रहने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल साधन संपन्न थे। उनका भी अच्छा कारोबार था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। निकिता में भी कोई कमी नहीं थी। तीखे नाकनक्श वाली निकिता ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम तक की पढ़ाई करने के बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए की डिग्री भी हासिल की थी। दीपक और निकिता की शादी हो गई। शादी में सुरेश चंद्र अग्रवाल ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। पत्नी के रूप में सुंदर और पढ़ी लिखी निकिता को पाकर दीपक भी निहाल हो गया। दीपक भी हैंडसम था। निकिता भी पति के रूप में दीपक को पाकर खुद पर अभिमान करती थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशी से चलने लगा। निकिता की भले ही शादी हो गई थी, लेकिन पीहर से उसका मोह नहीं छूटा था। वह पीहर जाती तो महीने 20 दिन में आती। हालांकि इस बीच मार्च में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के दौरान निकिता को करीब 3,04,000 महीने पीहर में ही गुजारने पड़े। उसका कहना था कि ट्रेन और बसें बंद होने तथा एक से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक होने से वह अहमदाबाद नहीं जा सकी थी। बहू निकिता के ज्यादा समय पीहर में रहने से सास रेखाबेन को कोई सुख नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो घर में कामकाज के लिए बाई आती थी, फिर भी रेखाबेन चाहती थी कि कोई उसकी भी देखभाल करने वाला हो, बहू उसके कामकाज में हाथ बंटाए। इस बात को लेकर रेखा और निकिता में कई बार खटपट हो जाती थी। दहेज को लेकर भी रेखा उसे ताने मारती और उसके कामकाज में मीनमेख निकालती रहती थी। वैसे भी आमतौर पर बढ़ती उम्र के लिहाज से हर महिला चाहती है कि जैसे उसने घर को संवारा है, वैसे ही बहू भी घर परिवार की जिम्मेदारी संभाले।
लेकिन निकिता शादी के बाद आधे से ज्यादा समय पीहर में ही रही थी। ऐसी हालत में रेखा बहन को ही घर परिवार में खटना पड़ता था। उसी पर पति की जिम्मेदारी थी और बेटे की भी। इसी बीच अक्टूबर के महीने में निकिता के दादा का निधन हो गया तो वह फिर अपने मायके चली गई। इस बार भी वह मायके में कुछ ज्यादा दिन रुक गई। ससुर और पति ने कई बार फोन किए तो वह 21 अक्टूबर को अहमदाबाद लौट आई। ससुराल आकर निकिता ने पति और सास को अपने गर्भवती होने की बात बताई। यह सुनकर दीपक तो खुशी से झूम उठा, लेकिन रेखा बहन के माथे पर सिलवटें पड़ गई। रेखा बहन को बहू के गर्भवती होने से कोई खुशी नहीं हुई। उसे शक था कि निकिता के पेट में बेटे दीपक का नहीं बल्कि ससुर रामनिवास का गर्भ है। रेखा बहन को अपने पति पर भी शक था। उसका शक इसलिए भी था कि ससुर और बहू खूब हंस बोल कर बातें करते थे, मोबाइल पर चैटिंग भी करते थे। हालांकि रेखा बहन ने कभी ससुर और बहू को गलत हरकत करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाता रहता था। रेखा पहले से ही बहू से खुश नहीं थी, अब उसे उसके चरित्र पर भी शक होने लगा था। शक ऐसा कीड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। रेखा पहले तो दहेज को लेकर और उसके कामकाज तथा पीहर में ज्यादा समय रहने पर ऐतराज उठाती थी। अब वह उसके चरित्र पर भी अंगुली उठाने लगी। इससे सास बहू के झगड़े बढ़ गए। रेखा को जब भी मौका मिलता वह निकिता को ताने मारने से नहीं चूकती। रोजाना दिन में 2 बार किसी न किसी बात पर रेखा और निकिता में कहासुनी हो ही जाती थी। रेखा बहन बहू की शिकायत अपने बेटे और पति से करती तो वह हंसकर टाल देते थे। इस बीच रामनिवास कोरोना से संक्रमित हो गया। उन्हें 24 अक्टूबर को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पति के कोरोना संक्रमित होने से रेखा बहन चिड़चिड़ी हो गई। इसके बाद 27 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे की बात है। घर पर केवल रेखा और निकिता ही थी। दीपक अपने टाइल्स पत्थर के ऑफिस गया हुआ था। रेखा उस समय रसोई में रात के भोजन की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान रेखा अपनी बहू को ताने मारने लगी। रेखा के हाथ में लोहे का एक पाइप था। वह उस पाइप को निकिता के पेट पर धंसा कर कहने लगी, तेरे पेट में ये जो बच्चा है वह मेरे बेटे का नहीं बल्कि मेरे पति का है। निकिता बर्दाश्त नहीं कर पाई। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकिता को गुस्सा आ गया। उसने रेखा के हाथ से वह पाइप छीन लिया और बिना सोचे समझे उसके सिर में दे मारा। 50,052 साल की रेखा बेन जवान बहू का विरोध नहीं कर सकी। उसके सिर से खून बहने लगा। वह फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद भी निकिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पाइप से सास के सीने, पेट और चेहरे पर कई वार किए। पाइप के लगातार हमलों को रेखा सहन नहीं कर सकी। उसके शरीर से कई जगह से खून रिसने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब निकिता का गुस्सा शांत हुआ तो वह घबरा गई। उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई थी। कुछ देर बैठकर वह सोचती रही कि अब क्या करे। कुछ देर विचार करने के बाद उसने सास की हत्या को आत्महत्या का रूप देने की योजना बनाई। उसने फ्लैट में ही रेखा के शव पर चादर डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। उसे यह नहीं पता था कि इंसान का शव इतनी आसानी से नहीं जलता। शव नहीं जला तो वह हताश होकर अपना सिर पकड़कर बेडरूम में जा बैठी। इस बीच पड़ोसियों ने सास बहू के बीच झगड़े और मारपीट की तेज आवाजें सुनी तो उन्होंने रामनिवास के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निकिता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार घंटी बजाने और कुंडी खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने रामनिवास को फोन किया। रामनिवास अस्पताल में थे। पड़ोसी की बात सुनकर वे चिंतित हो उठे। उन्होंने बेटे दीपक को तुरंत घर जाने को कहा। दीपक उस समय अपना ऑफिस बंद कर चाणक्यपुरी ब्रिज स्थित मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने गया हुआ था। वह रात करीब 9:30 बजे फ्लैट पर पहुंचा। उसने घंटी बजाई, लेकिन निकिता ने गेट नहीं खोला। उसने गेट की कुंडी भी खटखटाई, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने माँ और बीवी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। उसे लगा कि निकिता ने माँ से झगड़े के बाद गेट बंद कर लिया होगा और अब वह गुस्से में गेट नहीं खोल रही है। थक-हार कर उसने पड़ोसियों की सीढ़ियों के रास्ते अपने फ्लैट में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बाद में उसने पड़ोसियों से पाइप की बनी सीढ़ी का इंतजाम किया। इस सीढ़ी पर चढ़कर
वह रसोई के रास्ते अपने फ्लैट में पहुंचा। उसकी मां का कमरा बंद था। उसने कमरा खोला तो मां की खून से लथपथ अधजली लाश देखकर दीपक सहम गया। मां की लाश के पास ही खून से सना लोहे का एक पाइप पड़ा था। निकिता अपने बेडरूम में चुपचाप बैठी थी। उसने उससे पूछा कि यह सब क्या और कैसे हुआ। निकिता ने दीपक को बताया कि मम्मी जी ने पहले उससे झगड़ा किया, फिर वे अपने कमरे में चली गईं। पता नहीं उन्होंने खुद कैसे अपना यह हाल बना लिया। शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। दीपक को निकिता की बातें गले नहीं उतर रही थीं। अगर रेखा बहन सुसाइड करती तो खून से लथपथ कैसे हो जाती और फिर उनका शव कैसे जलता। दीपक ने निकिता से पूछा कि घर में कोई और आदमी आया था क्या। निकिता ने मना कर दिया। दीपक ने रात को ही फोन नंबर 108 पर एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। एम्बुलेंस के साथ आए डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों ने रेखा बेन की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दीपक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस उसके फ्लैट में पहुंच गई। पुलिस ने दीपक से पूछताछ की। दीपक ने पिता का फोन आने से लेकर सीढ़ी के रास्ते फ्लैट में चढ़ने और मां का लहूलुहान शव पड़ा होने की सारी बातें बता दी। पुलिस ने निकिता से पूछताछ की तो उसने वही बातें कहीं जो दीपक को बताई थीं। मौके के हालात देखकर पुलिस को भी निकिता की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। रात ज्यादा हो गई थी। फिर भी पुलिस ने रात को ही घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। फुटेज में इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि दीपक के फ्लैट में बाहर से कोई आदमी आया था। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मामला संदिग्ध था, इसके लिए निकिता से पूछताछ जरूरी थी। पुलिस उसे थाने ले गई। दीपक की शिकायत पर 16 थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौके से खून से सना लोहे का पाइप बरामद कर लिया था। पुलिस ने थाने में निकिता से पूछताछ की। वह कहती रही कि सास और उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद सास अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। बाद में कैसे और क्या हुआ इसका उसे कुछ पता नहीं है। निकिता ने पुलिस को बताया कि उसकी सास पिछले कुछ सालों से ऐसी बीमारी से पीड़ित थी कि कोई उसे छू ले तो वह तुरंत नहाती थी। मेडिकल की भाषा में इस बीमारी को ओसीडी कहा जाता है। दीपक ने भी अपनी मां के ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने की बात मानी। पुलिस ने दीपक से उसके घर परिवार और सास बहू के रिश्तों के बारे में पूछा। इसमें पता चला कि रेखा बेन और निकिता में दहेज और घरेलू कामकाज को लेकर झगड़े होते रहते थे। इस पर पुलिस अधिकारियों ने निकिता से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। आखिर दूसरे दिन 28 अक्टूबर को सुबह निकिता ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। निकिता ने बताया कि उसकी सास पुराने ख्यालों की थी। वह उसे कभी दहेज पर तो कभी किसी दूसरी बात पर ताने मारती थी। शादी के बाद से ही सास से उसकी पटरी नहीं बैठी थी। अभी जब वह पीहर से ससुराल आई और मम्मीजी को अपने गर्भवती होने की बात बताई तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ससुर जी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मम्मी जी मेरे गर्भ को लेकर अनाप-शनाप बातें कहने लगीं। उस दिन जब उन्होंने उससे गर्भ ससुर का होने की बात कही तो गुस्से में वह अपना आपा खो बैठी और उनके हाथ से पाइप छीनकर ताबड़तोड़ हमले किए। इससे उनकी मौत हो गई। निकिता ने सास की हत्या करने की बात कबूल कर ली थी। उसने पुलिस को बताया कि सास की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने वहां फैले खून को चादर से साफ किया, फिर शव पर चादर डालकर आग लगा दी ताकि शव जल जाए, लेकिन शव नहीं जला। इसके बाद उसने अपने मोबाइल से ससुर के व्हाट्सएप चैट और मैसेज डिलीट किए। मोबाइल से मैसेज डिलीट करने की बात सामने आने पर पुलिस ने निकिता के साथ परिवार के चारों लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। इनकी जांच की तो निकिता के मोबाइल में एक मैसेज मिला। 24 अक्टूबर के इस मैसेज में ससुर रामनिवास ने लिखा था कि तुम अभी दीपक से दूर ही रहना। निकिता की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने निकिता और उसकी सास के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए। मोबाइल फोन के साथ इन कपड़ों को भी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दूसरे दिन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से रेखा बेन के शव का पोस्टमार्टम कराया। बाद में दीपक को शव सौंप दिया गया। घर वालों ने रेखा बेन का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने निकिता को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस ने निकिता को उसके फ्लैट पर ले जाकर
वारदात का सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि निकिता और रेखाबेन के बीच झगड़ा कैसे शुरू हुआ होगा। इसके बाद निकिता ने कैसे उसकी हत्या की होगी। सीन रिक्रिएट के जरिए पुलिस ने यह बात जानने की भी कोशिश की कि क्या निकिता ने अकेले ही सास की हत्या की या इसमें किसी दूसरे आदमी ने भी उसकी मदद की। हालांकि पुलिस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। बेटी के हाथों सास की हत्या की सूचना मिलने पर राजस्थान के ब्यावर शहर से निकिता के माता पिता अहमदाबाद पहुंचे। पहले वे संवर्धन रेखाबेन की अंतिम क्रिया में शरीक हुए। बाद में वे 16 पुलिस स्टेशन जाकर हत्या आरोपी बेटी निकिता से मिले। उसे पुलिस हिरासत में देखकर मां बाप के आंसू बह निकले। निकिता भी रो पड़ी। सुबकते हुए उसने अपने माता पिता से केवल इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रेखा और निकिता के बीच आमतौर पर रोजाना ही किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था। उस दिन भी उन्होंने दोनों के बीच झगड़े और मारपीट की तेज आवाजें सुनी थीं। इसके बाद ही रामनिवास को फोन किया था। कथा लिखे जाने तक पुलिस ने निकिता को जेल भिजवा दिया था। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या निकिता के अपने ससुर से किसी तरह के संबंध थे। हालांकि पुलिस को एक मोबाइल चैटिंग के अलावा इस बारे में दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिला। मोबाइल चैटिंग से भी यह बात साफ नहीं होती कि निकिता के ससुर से किसी तरह के संबंध थे। बहरहाल 2 महीने की गर्भवती निकिता अपनी सास की हत्या के आरोप में जेल पहुंच गई। ससुर रामनिवास पर बहू से संबंधों का आरोप लग गया। पति दीपक बीच मंझधार में फंस गया। उसके सामने संकट आ खड़ा हुआ कि वह पिता पर शक करे या पत्नी पर। निकिता के पेट में किसका गर्भ है यह तो वही जाने। शक की बुनियाद पर एक खाते पीते संपन्न परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार आ गई जो जिंदगी भर नहीं पाटी जा सकती।